हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे कभी रूठेंगे नहीं, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जब वादे की बात होती है तो कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, मगर सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम जो वादे आपसे कर रहे हैं वो वफ़ा करने के लिए हैं। जब जिम्मेदारी की बात होती है तो हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की 92 न्यूज़ की ये काविश है और बाकायदा तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और वो ये है कि नए टैलेंट को आप सामने लेकर आएँ। आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है और उसके बावजूद जब आपको पता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आपके सर पर आयद है, बहुत सारे लोग इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं, तो उसके लिए सरवत वलीम का सेट पर होना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये एक जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोग इसको बोझ भी समझते हैं। जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं, ये एक एहसास का नाम है, ये उस फ़र्ज़ का नाम है जो आप अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं और उन तमाम जिम्मेदारियों को समझते हैं जिनको पूरा करना बेहद ज़रूरी होता है। तो जिम्मेदारी किसी भी रूप में हो सकती है, वो अगर आप बेटी हैं तो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं कुछ, अगर आप वालिद हैं, माँ हैं, भाई हैं, या आपका रिश्ता कोई भी है, किसी भी गिरोह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जगह से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो इन जिम्मेदारियों को बोझ मत समझिए, ये जिम्मेदारियां वो फ़राइज़ हैं, वो एहसास हैं जो आपको पता हैं और आप उनको ऐसे तरीके से पूरा करना चाहते हैं। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, उनको पूरा कीजिए। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुबह सवेरे पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें, जब जिम्मेदारी की बात होती है, हमारी डेली रूटीन का ये हिस्सा है कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको सबसे पहले हम मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मौसम में बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस मौसम में छुट्टियां लेके वेकेशंस पर जाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने ननियाल ददियाल में अभी आना चाह रहे हैं। तो ऐसे सूरत में पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं कि मौसम की कंडीशन कैसी रहेगी, बच्चों को लेकर जाया जाए या ना जाया जाए, या कौन से हिल पॉइंट्स पर इस वक्त इस मौसम में आप लोग जा सकते हैं। तो लेट्स सी कौन से मौसम का क्या अहवाल है किस शहर का। और सबसे पहले हम इस वक्त लाहौर शहर का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर में आपको बता दें कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो लाहौर आने वाले हज़रात देख लीजिए मौसम की कंडीशन कैसी है। जो लोग इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत सुन लीजिए कि कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जो लोग सीवियो जाना चाहते हैं या कराची में अपने कुछ अहबाब के पास जाना चाहते हैं तो कराची में मौसम की सूरत हाल रहेगी कि कम से कम दर्जा हरारत 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री हो सकता है। पेशावर की क्या सूरत हाल है? पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री हो सकता है। कोयटा के मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएं, कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाएगा।
मौसम की सूरत हाल तो आपके साथ शेयर कर दी, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं इन छुट्टियों में ननिहाल ददियाल जाते हैं या फिर अपने पुप्पो के घर चले जाते हैं, मामू चाचू किसी के पास भी चले जाते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में बच्चों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने एज फॉलोअर्स के साथ वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिन पर गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, प्यार भी आता है। ये तो बच्चों के हवाले से बात हो रही थी। बच्चों के हवाले से और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज के सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। भट्टी साहब वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं आप क्या, या तवक्को करें कि आज हमें बैड न्यूज़ सुनने को मिलेंगी? जी सरवत, अच्छी खबर भी कभी कभी तो हम कभी न कभार लेके आते हैं, लेकिन चूँकि अभी मुश्किलात का सीज़न है तो अभी आवाम के लिए कुछ मुश्किल और बुरी खबरें हैं। हमारी वफाकी दारुल हुकूमत से मुतल्लिक वफाकी दारुल हुकूमत में आज तक कोई भी एक जेल नहीं है जहाँ पर कैदियों को रखा जा सके। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के जितने पुलिस के केसेस होते हैं, वो लोग जो गिरफ्तार किए जाते हैं, जिन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है, तो उन्हें रावलपिंडी में वाक़या अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2000 में उन्होंने ये एक डायरेक्शन दी थी कि वफाकी दारुल हुकूमत में जेल तमीर होनी चाहिए। ये वफाकी दारुल हुकूमत की अशद ज़रूरत है, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने जेल तमीर करने का फैसला किया। एक्नेक से मंजूरी हासिल की गई और H16 में जो कि बफर जोन में वाक़या है, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पर जेल की तामीर नहीं हो सकती थी। लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब ने फरवरी 2018 में जो इस जेल की तमीर के सिलसिले के अंदर उन्होंने वहाँ पर विज़िट किया और इसका संगे बुनियाद रखा और जेल की तमीर का आगाज़ हो गया। इसकी जो लागत है वो 3 अरब 90 करोड़ पर लागत का तखमीना लगाया गया और ये 90 एकड़ पर मुश्तमिल ये जेल है। लेकिन उन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जाने के बाद CDA ने उस वक्त, चूँकि वहाँ पर CDA में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उस वक्त आई डोंट नो कि हैरान कुन तौर के ऊपर गवर्नमेंट को ये पॉइंट आउट क्यों ना किया गया कि ये मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है, जहाँ पर जेल तमीर नहीं हो सकती। और उसके साथ जो H16 में जो 17th एवेन्यू है, जिसका ग्रीन बेल्ट का जो एरिया था, वो भी सारा इस जेल के अंदर जो तमीरात होनी है उसके अंदर आ चुका है, तो वो ग्रीन बेल्ट भी डैमेज हो चुका है। तो अब ये इस्लामाबाद के अंदर मास्टर प्लान की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी। इस खिलाफ वर्जी को लीगल कवर देने के लिए CDA और वजारत दाखिला के हुकाम के मबैन इसके ऊपर मुशावरत हुई और ये इत्तफाक पाया गया कि जेल की यकीनन अशद ज़रूरत है। मनसूबा शुरू हो चुका है, एक्नेक की मंजूरी दी गई थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, तो लिहाजा मास्टर प्लान की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसकी वफाकी काबीना से उसको लीगल कवर हासिल किया जाए। वजारत दाखिला ने एक समरी तैयार की और ये समरी आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, जिसमें जो बफर जोन के अंदर जेल की तमीर और जो H16 में जो ग्रीन बेल्ट था जो 17th एवेन्यू पर मुश्तमिल, वो सारा जिस जेल की तमीरात के अंदर आ चुका है। तो उस खिलाफ वर्जी से बचने के लिए वफाकी काबीना से मास्टर प्लान में जो तब्दीली हुई है उसकी तौसीक आज करवाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट मनसूबा है, तमीर इसकी यकीनी तौर पर होगी क्योंकि मनसूबा अब शुरू हो चुका है और अब आज देखना होगा कि वफाकी काबीना के मेंबरान क्या इसके ऊपर कोई एतराज आयद करते हैं या इसकी मंजूरी दी जाती है। मैं जो आपकी बात समझ पाई हूँ, संगीन खिलाफ वर्जी। ठीक है भट्टी साहब, मैं आपकी जो बात समझ पाई हूँ, आपने बताया ग्रीन बेल्ट का काफी ज्यादा एरिया है 17th एवेन्यू का जिसके अंदर आएगा। अगर कैबिनेट इसको मंजूर कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो उस सूरत में भी ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचेगा? जी बिल्कुल, जो ग्रीन बेल्ट का एरिया वो इस जेल के जो जहाँ पर जो उसकी हमारा तमीर होनी है उसके अंदर आ चुका है। मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी हो चुकी है और उसके साथ ये जेल बफर जोन है। मजे की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है कि खिलाफ वर्जी हो भी रही है और मंजूरी ली जाएगी। बिल्कुल मजे की बात है भट्टी साहब के खिलाफ वर्जी हो भी रही है और ऊपर से कैबिनेट आज इसकी मंजूरी देगी। आपको याद होगा भट्टी साहब के हमारे ही चैनल पे ग्रीन बेल्ट को लेकर और खासतौर पर ये सब्जे को लेकर एक बड़ी कैंपेन चलाई गई थी और खास तौर पे इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट को लेकर। अनफॉर्चुनेटली खान साहब तो बड़े इस चीज़ के दावे करते हैं, PTI की हुकूमत ने बड़े दावे किए
किए थे कि हम जगह जगह दरख्त लगाएंगे, ग्रीनरी को बढ़ाएंगे, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं ये इसको कंट्रोल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उनकी अपनी ही गवर्नमेंट इस किस्म की चीज़ों के लिए, चाहे वो अप्रूव अब कैबिनेट भी कर रही है, ग्रीन बेल्ट को यहाँ पे मिसमार करेंगे। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। तो सुबह सवेरे को थोड़ा और रंगीन और ताज़ा बनाते हैं। आरिफ चूंकि हमारे साथ मौजूद है, इनसे गाना सुनते हैं। एक छोटे से ब्रेक में सुबह सवेरे पाकिस्तान मिलेंगे वापस आके, फिर बच्चों के हवाले से बड़ी अहम और दिलचस्प किस्म की चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने वाले। जी आरिफ, सुनाइएगा हमें कुछ मज़े सा। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सवाल रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजड़ा सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चूँकि हो रही है बच्चों की छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियों से मुताल्लिक, तो बच्चा होता है उसकी भी मुश्किलात बहुत सारी होती हैं, क्योंकि उसके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इस बार समर वेकेशंस होंगी तो उसके लिए क्या कुछ अच्छा होगा, क्या नए सरप्राइजेज़ होंगे, क्या उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्लान किया होता है। तो इसमें सारी निसाबी सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है, और बच्चे का अपना जो जहन है, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, वो कितनी मैटर करती है, या फिर पेरेंट्स जो अपनी मर्ज़ी से मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं वो कितना ज़रूरी होता है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, उनको अवेल किस तरह से किया जाए, उनको इंजॉय किस तरह से किया जाए, उसको अपने बच्चे के जहन की ग्रोथ के लिए किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं, किस तरह से इंजॉय इसको करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एक नया ट्रेंड है कि समर कैंप्स हैं बच्चों के लिए, वो लगाए जाते हैं कि समर कैंप बच्चे को ज्वाइन कराया जाए, और कुछ पेरेंट्स तो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होनी चाहिए, जैसे जो कराटे वगैरह हो गए, कुछ स्विमिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, कि बच्चा जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा ले। तो इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स की अपनी मर्ज़ी हो या फिर बच्चे का अपना एक जहन होता है, उसको किस तरह से देखा जा सकता है, उस पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है। और ये 3 महीने की या 2.5-3 महीने की जो छुट्टियां बच्चों को मिलती हैं हर साल, उसमें बच्चे की अपनी मेंटल ग्रोथ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। सादिया वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहबा स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से अक्सा मलिक भी मौजूद हैं, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बच्चे की साइकोलॉजी के हवाले से उससे बात करेंगे। थैंक यू सो मच अक्सा, आपने हमें ज्वाइन किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में सबसे पहले बात कर रहे थे अब सादिया वाई साहिबा से, क्योंकि ये खुद स्कूल प्रिंसिपल है। सादिया साहिबा, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, बच्चों को सारा साल इस समर वेकेशन का इंतज़ार रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने पुप्पो की तरफ जाना होता है, ननियाल ददियाल की तरफ जाना होता है, मामू चाचू ताया अबू सब की तरफ जाना होता है। मगर आप क्या समझते हैं, बच्चों को जो इतने लंबे टाइम के लिए छुट्टी मिलती है पूरे साल में, इन छुट्टियों का एक्चुअली मकसद होता क्या है? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई बिलीव, क्योंकि मेरा स्कूल है तो मुझे एग्जैक्टली पता है क्या होता है। जी, उसमें ये होता है कि छुट्टियां हमें सिर्फ इसलिए दी जाती हैं क्योंकि गर्मियां बहुत होती हैं, तो इसलिए बिकॉज यू नो दे स्टार्ट फ्रॉम जून जुलाई अगस्त। हाँ, बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो मानसून और गर्मियों की वजह से उनको घर में बिठा दिया जाता है, और वो छुट्टियों का इंतज़ार इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि घर बैठ के उनको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों पर, वो ये है कि बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं रहते घर जाकर। घर में 2 दिन
बच्चे रेस्ट कर सकते हैं, तीसरे दिन वो तंग आ जाते हैं, बाबा डैडी अब्बू कुछ करना है हमें, बिल्कुल मामा का सर खा, बिल्कुल वो तंग भी आ जाते हैं और उनसे उनके पेरेंट्स भी अच्छे खासे तंग आ जाते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कॉल्स आती हैं कि प्लीज़ स्कूल कब खुल रहा है। मैं कहूँगी कि जी अभी तो 10 दिन ही हुए, आप कुछ ऐसा कर लीजिए, कोई इवनिंग क्लासेस शुरू कर लीजिए ताकि हम बच्चों को आपके पास भेजें, बिकॉज द पेरेंट्स गेट टू मच अनॉयड विद देम। अब उसके लिए अगर आपकी छुट्टियां दी जाती हैं और उसमें ये कहा जाता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हम लोग ये कर रहे हैं कि उनका जो इंटरेक्शन है वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं पाता। इन छुट्टियों का जो मकसद होता है वो नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और इसलिए उनके बीच में एक और कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाती है, रोज़ की लड़ाई, 9 बजे क्यों उठ रही हो, 10 बज गए, नाश्ता कर लो। और वो बेचारी जो वालदा साहिबा होती हैं, मामा जिन्हें हम कहते हैं, वो खूब इस मामले में जिसे कहते हैं प्रॉब्लम में रहती हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज बच्चों ने उनकी बात तो सुननी नहीं है और उन्होंने भी नहीं सुननी। तो वो गर्मी की छुट्टियां मेरे नज़दीक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो कोई इतनी फ्रूटफुल नहीं होती। और जब बच्चे छुट्टियों से वापस आते हैं तो वो बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कहना है, या किसी टीचर के पास से गुजरते हुए कहना एक्सक्यूज मी कैन आई पास, यानी कि वो सारे बेसिक एथिक्स भूल कर वापस आते हैं और अच्छी खासी नई चीज़ें सीख कर आते हैं जो कि बिल्कुल भी हम अलाउड नहीं करते, बिल्कुल भी। वो यानी कि डाइजेस्ट भी नहीं हो सकती। मुझे याद है हमें गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो हमारी अम्मी सबसे ज़्यादा तंग आ जाती थी, सारा दिन बेचारी पीछे पीछे भागती थी, काम कर लो, होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारा सबसे ज़्यादा होता था नानी के घर चले जाओ, मामू की तरफ चले जाते हैं, काम नहीं करना। हमारा होता है सबसे ज़्यादा, मुझे आज ये करने दे कन्फेस इस चीज़ का कि मुझे छुट्टियों में जितना भी होमवर्क मिलता था, हमारे घर जितने भी बड़े लोग आते थे, सारा होमवर्क उनसे करवाती थी मैं कि हमारा होमवर्क कर दिया जाए। तो बच्चे की साइकोलॉजी के हवाले से सादिया साहब ने तो बताया कि वो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती बच्चों के लिए, क्योंकि उस तरह से इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। मगर इन छुट्टियों को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, ख़ास तौर पर बच्चे की साइकोलॉजी को लेकर, उसके जहन को लेकर, तो अक्सर से पूछ लेते हैं। अक्सर ये इतने दिनों की लंबी छुट्टियां होती हैं, मगर जिस तरह से सादिया साहब बात कर रही हैं, बच्चे जब वापस आते हैं बेसिक एथिक्स भी भूल चुके होते हैं, तो इन छुट्टियों का मकसद जो होता है वो तो कभी पूरा नहीं होता। तो हम बच्चे के जहन पर कौन सी सराह छोड़ के उनको वापस स्कूल में लेकर आते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात कि वालिदैन को जब पता चलता है कि उनकी बच्चों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो वो परेशानी के आलम में पड़ जाते हैं। क्योंकि वालिदैन को ये होता है कि गुज़िश्ता साल जब बच्चों ने जब छुट्टियां गुजारी थी, तो बच्चों ने अपनी शरारतों के ज़रिए एक डिज़ास्टर क्रिएट किया था, जिसकी वजह से वालिदैन का पूरा वक्त घर समेटने में और बच्चों को डांट डपट करने में गुजर जाता था। एक तहकीक के मुताबिक वालिदैन क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का जो फोकस होता है उनका, कि बच्चों को तालीम दिलवानी, बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये फोकस नहीं करते कि छुट्टियों में बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, उनकी जहनी और जिस्मानी तरबियत के ऊपर भी फोकस किया जाए। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी टिप्स मैं बताना चाहूँगी कि हम कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो वालिदैन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि वालिदैन बच्चों के आदत डालें कि वो अपने बच्चों को आदत डालें कि बच्चे रोज़ाना सुबह जल्दी उठें, ठीक है, नमाज फजर के बाद और तिलावत कुरान पाक के बाद वालिदैन के साथ कुछ वर्जिशें करें या फिर कोई ख़ास खेल की एक्टिविटी प्लान करें। इससे ये होगा कि बच्चों की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसमें फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, तफरी के बाद या नाश्ते के बाद बच्चों के लिए छुट्टियों की जो आपने छुट्टियों का जो काम मिला हुआ है स्कूल की तरफ से, जो असाइन टास्क हैं, आप बच्चे को वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाइए, क्योंकि उस वक्त बच्चे का जहन जो सा होता है वो फ्रेश होता है और जो हमारी यादाश्त होती है वो बेहतरीन होती है। तो सबसे बेस्ट टाइम बच्चों को स्कूल की छुट्टियों का काम करवाने के लिए सुबह का वक्त होता है। तीसरी जो ख़ास वजह मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि आप अपने बच्चों में, जब आप बच्चों को तीसरी जो ख़ास चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं आप उनमें अपनी एहसास ज़िम्मेदारी डेवलप करने के लिए बच्चों को घर के मुख्तलिफ़ कामों में इंडल्ज कीजिए। लाइक बच्चों को कहिए कि परिंदों को पानी डालिए, ठीक है, आप उनको ये बोलिए कि लॉन में कुर्सियाँ पड़ी हैं उनको सीधा कर दीजिए, ठीक है, या फिर पौधों को पानी डालिए। इससे ये होगा बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगी। चौथी चीज़, आप बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। आप कोई टीवी देखिए, दोपहर के वक्त आप बच्चों के साथ टीवी देखिए जिसमें आप कोई फिल्म देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, या फिर कोई जनरल नॉलेज पे मबनी प्रोग्राम है आप वो देखें। उससे बच्चों की नॉलेज में इजाफा होगा और बच्चे जिनसे वो तफरीह के साथ साथ कुछ अच्छा नॉलेज गेन करेंगे,
ठीक है। अब एक और चीज़ जो बताऊंगी कि बच्चों के साथ आप कुछ उनको रीडिंग मटेरियल्स, कोई वाक़यात हैं, आप वो पढ़ के सुनाइए बच्चों को। इससे बच्चों में मुताले की आदत डेवलप होगी। आप बच्चे को रिश्तेदारों से मिलवाइए। बच्चों के साथ बच्चे जब रिश्तेदारों से मिलेंगे तो उनमें सिले रहमी की सिर्फ जुनसियत पैदा होगी। ठीक है। आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ऐसे प्लान करते रहिए कि जो वालिदैन परेशान होते हैं कि जो छुट्टियां आ गई हैं, हमने छुट्टियों में बच्चों को किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, और बच्चे जो हैं वो पूरे घर में डिजास्टर क्रिएट कर बिल्कुल अक्सर मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हमारी एक बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी ऐसी है कि छुट्टियाँ होती हैं तो पेरेंट्स कहते हैं या तो समर कैंप्स में बच्चों को भेज दिया जाए ताकि बरियो ज़िम्मा हो जाए उनसे, और या पेरेंट्स कहते हैं कि यार लंबी नींद सोने दो बच्चों को, अभी तो छुट्टियां मिली हैं। या फिर वो अपने रिश्तेदारों की तरफ अगर चले जाते हैं तो वहाँ भी बच्चे कंट्रोल से बाहर होते हैं। वहाँ भी बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई उनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं होती। अभी भी पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऐसी है। तो समर कैंप्स का क्या मतलब? वाकई ऐसा होता है कि बच्चे को बरियो ज़िम्मा करो, अपनी जान छुड़ाओ और बच्चे को लगाओ किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, या फिर मोस्टली यही होता है कि लंबी नींद सोने दो बच्चों को, छुट्टियाँ कार्टून्स देखने दो, मूवीज़ देखने दो। ये जो हम कहते हैं कि रीडिंग करने दो, कुछ अच्छी चीज़ें बताओ, ये बहुत कम घरों में ऐसा होता है। बिल्कुल, बहुत कम घरों में ऐसा होता है। असल में ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बच्चों को डिफरेंट चीज़ों में बिजी कर देते हैं, गली में खेलने के लिए भेज देते हैं, या फिर और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे वो बच्चों को बिजी कर देते हैं। ठीक है। अब ये होता है कि अब पीस ऑफ माइंड तो उनको चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ज़हनी शख्सियत कितनी मुतासर हो रही है। बाहर जाएंगे वो गाली गलोच भी सीखेंगे और बुरी चीज़ें सीखेंगे, एक्टिविटीज़ में डेवलप होंगे। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको गैजेट्स पकड़वा देते हैं, उनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि बच्चे जो उनसे वो प्रॉपर स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि बच्चे जो उनसे वो और सोशल इंटरेक्शन उनका पुअर हो जाता है, वो एडिक्टिव हो जाते हैं, उनकी आइज़ पे इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की लाइफ पे इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो बच्चे की लाइफ पे आता है वो तो है गैजेट्स का, जो बच्चे से जान छुड़ाने के लिए सादे साहबा पेरेंट्स उनको पकड़ा देते हैं। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया हम देखते हैं कि इतने बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के कि उन्हें शायद ही टीवी पर चलने वाले कार्टून उतने इंस्पायर कर रहे हों जितनी कि सोशल मीडिया पर वो काम कर रहे होते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। याया हमारे साथ कराची से मौजूद है। जी याया, क्या बात करना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं आपका बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूँ और आप 92 चैनल मॉर्निंग में बहुत अच्छे टेकअप करता है इशूज। लेकिन एक बहुत बड़ा डेली के ये जो बच्चे की छुट्टियाँ हैं, हमें इनको हम असल में प्रॉब्लम ये होगी कि हम बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक लेके नहीं चल रहे। और मुझे जो क्वेश्चन आपके गेस्ट से ही करना है, क्योंकि बात ये कि जो बच्चे हैं ना वो सारे के सारे स्टकअप हो गए हैं स्मार्टफोन में। दे आर नॉट कमिंग आउट, यानी दे डोंट वांट टू मतलब लिसन द पेरेंट्स। अगर आपको उनको कुछ कोई काम कहो तो वो यानी उनको समझ ही नहीं आता कि वो कुछ कहो तो कुछ करने लगते हैं। अब मैं अगर मुझसे पूछे तो शायद मैं अपने आप को भी कसूरवार ठहराऊं इस बात का, क्योंकि हमारी माएँ हम खुद अपने चीजों में इतने भूल जाते हैं कि उनके हाथ में पकड़ा के हम भूल जाते हैं कि हमारी जान छूट जाए। हमें उनकी तरबियत का मतलब हम नहीं वी डोंट बॉदर अबाउट तरबियत, हमें उनको तहजीब सिखाने का कोई नहीं। बच्चे का कसूर नहीं। अभी इन्होंने कहा कि बाहर, देखिए बाहर पहले आप ओपनली चले जाते, आपको सिक्योरिटी का मसला नहीं था, बच्चे बरस्तों पे भी चढ़ते थे, हम धूप में भी खेलते थे। लेकिन अब लोग डरते हैं बच्चों को बाहर निकालते। इस सिचुएशन में माँ बाप भी बड़े फंस गए। जाहिर सी बात है, अब आपका काम सारा सोशल मीडिया पे आ गया है और आपने सही कहा, टीवी क्या देखेंगे, वो तो हर वक्त इसी में इन्वॉल्व रहते हैं और अजीब पबजी और पता नहीं कैसे गेम आ गए। और मैं यकीन करें, मेरी तो ये नो वे आउट वाला बाजों का नजर आता है रास्ता। और वो जो बच्चों की जहनी सलाहियत वाकई मफलूज हो गई है, वो क्रिएटिविटी नहीं रही है बच्चों में, वो एक्टिविटी नहीं रही है, फिजिकली वो अनफिट मतलब होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये तो ऐसी बगैर ब्रेक की वाली गाड़ी हो गई है सोशल मीडिया, जो हम लोग बेबस होते जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द स्टेप्स वी हैव टू टेक कि आज हम इनिशियली क्या स्टेप लेना शुरू करें कि बच्चे बागी भी ना हो और बच्चे बात हमारी सुने भी, बच्चे बात भी सुने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आजा, आपने बहुत ही अच्छी बात की। सादिया साहबा, हम सोशल मीडिया वाकई वो ब्रेकलेस गाड़ी है
जिसको हम बेबस होकर चलाई जा रहे हैं, ये जो कहीं भी टकराएगी उसके कुछ भी रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए स्कूल में जो टीचर्स हैं या जो जिस तरह से आपका अपना स्कूल आप बताती हैं, स्कूल प्रिंसिपल में आप, तो आप बच्चों को कितना फोकस कराते हैं कि इन छुट्टियों में आपने आउटडोर गेम्स करनी है, स्टडी पे कंसंट्रेट करना है, कौन सी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी होगी और आपने ये टैबलेट से, ये गैजेट से, अपने सोशल मीडिया से थोड़ा परे रहना है, दूर रहना है? जैसे अभी इन्होंने याहिया जो थे, इन्होंने कहा कि स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करके बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्मार्ट नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। स्मार्ट मीन्स दैट यू हैव समथिंग, बंद हो चुके हैं बच्चों के। जी, बिकॉज स्मार्ट मीन्स दैट आपका दिमाग जो है वो खुला रहे और आपको एग्जैक्ट पता हो कि हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द। बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि आपके फ़ोन में मेमोरी अब ख़त्म होती जा रही है, स्पेस ख़त्म होती जा रही है, पुरानी चीज़ें मैंने डेल करनी है, नई चीज़ें मैंने ऐड करनी है। बच्चों को सिर्फ ये पता है, उनको नहीं पता उनकी बुक्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि मैं अपने स्कूल में क्या करती हूँ, तो मैं तो मेडिटेशन करवाती हूँ। बिकॉज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप मतलब क्या समझती हैं कि बच्चों को, चाहे आपका स्कूल है या कहीं भी किसी स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एथिक्स ही हैं, जिनसे हम काफ़ी दूर हो चुके हैं। अगर हमारे अखलाकियात ही नहीं और हम किताबें पढ़ के सब कुछ ज़िंदगी में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि डिग्री जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है जो हमने हासिल करना है, ठीक है, वो पूरे साल की मेहनत के बाद आपको मिलता है पेपर कि आपने इतना पढ़ा। लेकिन क्या हम उस डिग्री के साथ हमें ये सिखाया जाता है कि इंसानियत क्या चीज़ है, हमने लोगों के साथ रवैया कैसा रखना है, हम उठते बैठते कैसे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर आजकल इतना जोर दिया जा रहा है। 21st सेंचुरी, हमें भी पता है कि 21st सेंचुरी है, 21st है रादर। उसके बीच में बच्चों को अगर आप सिर्फ गैजेट्स तक महदूद कर देंगे, जैसे रीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यू गिव देम सम वर्क, वो जाके गूगल ही करेंगे और उसमें से अपना काम करेंगे। तो नो रीडिंग, नो होल्डिंग द बुक्स, किताबों को पढ़ना। और भी जैसे इन्होंने कहा, ये जो मिस थी कि जी कुरान पाक सुबह पढ़ें, तो मैंने तो अभी तक कोई ऐसे घर नहीं देखे जिनमें माएँ उठें सुबह फजर की नमाज पढ़ें और बच्चों को लेकर बैठ जाएं। वो सिस्टम ही नहीं रहा। रहते हैं, वो कहते हैं कि चलो बच्चे को लंबी देर सोने दो, शाम को बच्चा मदरसा चले जाएगा, कारी साहब आ जाएंगे, या फिर बच्चा कुरान पाक माँ से पढ़ लेगा, बाप से पढ़ लेगा, बड़े भाई से पढ़ लेगा। ये एक कॉमन सी चीज़ है जो हमें हर घर में नजर आती है। बहुत कम या बहुत रेयर ऐसे हमें घराने नजर आते हैं जहाँ पर इस चीज़ को फोकस किया जाता है कि अगर बच्चे को छुट्टियाँ, इट डजंट मीन कि वो सारा दिन सोता रहे। लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चों की, जिस तरह से सादिया साहिबा ने बात की है कि रीडिंग स्किल्स भी हैं, अभी हमारे से जो कॉलर थे, रीडिंग स्किल्स बिल्कुल बच्चों की ख़त्म हो गई हैं, गैजेट्स तक वो महदूद होकर रह गए हैं, जहन बिल्कुल बंद हो चुके हुए हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को ट्यूशन सेंटर भेज दिया जाए। अच्छा, ट्यूशन सेंटर का क्या मकसद होता है? अपनी जान यहाँ पे भी पेरेंट्स छुड़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से यहाँ से भी वो भाग रहे हैं। ट्यूशन वाली बाजी हो या ट्यूशन वाले सर हो आपके, बस वही सारा दिन आपका बच्चा देखे, रात को बच्चा सिर्फ आपका सोने के लिए घर आता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वालिदैन अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बच्चों को इंस्टीट्यूट्स में भेज देते हैं, ठीक है, या फिर उनको किसी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर देते हैं, गैजेट्स पकड़वा देते हैं, या फिर उनकी, ताकि वो बच्चे लड़ाई ना करें, मेस क्रिएट ना करें। उनको एक्चुअली अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि हमने बच्चों को किस तरह लेके चलना है। हम बच्चे तो पैदा कर देते हैं, बच्चे पल भी जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते वेदर वी आर एबल टू बी पेरेंट और नॉट, एंड व्हाट काइंड ऑफ द पेरेंट वी शुड बी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोग, जब सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं गैजेट्स को कि लेट्स कॉल इट स्क्रीन टाइम, बिकॉज स्क्रीन टाइम इज़ नाउ सच अ बिग प्रॉब्लम टुडे। और क्या होता है कि स्क्रीन टाइम्स इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक बच्चा है टीवी देख रहा है, बच्चा है मोबाइल फ़ोन में बिजी है, वीडियो गेम खेल रहा है, एंड स्क्वांडरिंग टाइम ऑन लैपटॉप, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर एंड हायर बच्चों की जो सी सारी टेंशन है वो स्क्रीन टाइम की तरफ जा रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। क्लाइंट्स आते हैं और वो आके ये कहते हैं कि हमारे बच्चे की जो गैजेट्स को यूज़ करने का जो टाइम है वो एक्सीड करता जा रहा है डे बाय डे 4 घंटे से जो 10 घंटे रोज़ाना बच्चे यूज़ करें, जो कि हम लोग बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे बच्चों को। इसके लिए हमें कुछ तरीके बताइए कि हम क्या करें। अब पेरेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं, दे डू नॉट स्टडी, they do not talk to the family members, they do not eat, they do not go out to play। उनका ज़्यादातर टाइम जो उनसे बिस्तर में लेटे हुए गुजर जाता है, जो कि बिल्कुल भी
अप्रिशिएटिंग नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? गैजेट्स की वजह से हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं, और बच्चे जब गैजेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूट जाना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी अटेंशन गैजेट्स की तरफ होती है, उनके स्क्रीन टाइम की तरफ होती है। और पेरेंट्स क्या काम करते हैं स्क्रीन टाइम में कि बच्चे को जब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को रिक्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। रिक्वेस्टिंग लाइक व्हाट, कि पेरेंट्स बच्चे को बहुत ही प्यार से कह रहे होते हैं, बेटा प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, आप इसको छोड़ दे, अब आपकी पढ़ाई का टाइम है, आप किस वक्त पढ़ेंगे, जो वुड नॉट अफेक्ट एट ऑल। दूसरी चीज़ जो पेरेंट ये करते हैं कि पेरेंट बच्चों को ये चीज़ कहते हैं, बच्चों की विल पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं। विल पावर को टेस्ट करना मतलब कि क्लाइंट्स जब आते हैं और जाके ये बात कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, हम बच्चों को डिक्टेट कर करके थक चुके हैं, हमें डिक्टेशन नहीं देनी, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, एक बच्चा है वो खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करता है और आपको भी रिमाइंडर देना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चा जब रो रहा है, छोटा सा होता है, बिस्तर पे भी उठ नहीं पाता, तो आप उसको रोने को चुप कराने के लिए, ताकि अपने आप वक्त बचा सके, बच्चे के हाथ में फ़ोन दे देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है सफदर, उनसे बात कर रहे थे, इस्लामाबाद से मौजूद है। जी सफदर, क्या बात करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। दूसरी बात, जो हमारे नफ्सियात बैठी हैं, मैं इनसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों को इन छुट्टियों के अंदर अखलाकी तरबियत जो है वो देना कितनी ज़रूरी है। और इसके अलावा होता है कि बच्चों को घरों में ही रखा जाता है क्योंकि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता, तो बच्चों को अपने रिश्तेदारों से मिलना मिलाना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी अखलाकी तरबियत कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सफदर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सादिया साहब, ये अक्सर साहब से जानेंगे, आपसे भी जानेंगे, बच्चे की चूंकि अखलाकी तरबियत के हवाले से भी हमारे कॉलर ने बात की है, तो हम जिस से गैजेट्स के ऊपर भी बात कर रहे थे, मुझे पर्सनली इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे फैमिलीज़ को देखा है, माँ सारा दिन किचन के अंदर वक्त गुजारती है, वालिद सारा दिन घर से बाहर होते हैं, शाम को आते थके आ रहे, उनको नहीं ज़रूरत होती कि बच्चे उनके पास आए, उनको तंग करें। बच्चा जब भी तंग होता है उसके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है, उसको बजाय इसके कि उसको रीडिंग्स की तरफ लाया जाए, उसको कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग बुक्स दी जाएँ, कुछ इंटरेस्टिंग इस किस्म के किस्से सुनाए जाएँ, कहानियाँ। हमारी अम्मियाँ हमें साथ लेटाती थी और कहानियाँ सुनाया करती थी। मुझे याद है मेरी अम्मी हमें एक कहानी सुनाया करती थी उज़्मा की, वो हम हर रात सुनते थे। तो हमारे जो अब के पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ें नहीं कर रहे, बच्चे की अखलाकी तरबियत पे कोई जोर नहीं है। कितना इम्पॉर्टेंट होता है, आप स्कूल में अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जब 3 महीने के बाद बच्चा आता है तो वो जिम्मेदारी पूरी क्या करना, वहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं रहता, कोरा कागज़ होकर बच्चा आपके स्कूल में वापस आता है। बिल्कुल ऐसा है। रहा सवाल पेरेंट्स का, जब तक वो खुद इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे तो बच्चे की तरबियत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। जैसे अगर स्कूल में हो रही है और घर में नहीं हो रही तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लिटिल बिट, यू कैन से प्रोग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि जैसे रिश्तेदारों से मिलाना भी इन्होंने कहा कि ज़रूरी है, अब रिश्तेदार भी वो नहीं रहे, क्योंकि रिश्तेदारों के घर जब आप जाते हैं तो बजाय इसके कि वो सॉलिड और मोटिवेटेड किस्म की बात बताएं दुनिया के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, तो वो कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं, आपके अब्बू ने ये किया, आपकी माँ ऐसी है, तुम्हें पता है तुम्हारी नानो कैसी है, अगर दादकों में जाए। तो ये जो बातें वो कर रहे होते हैं बच्चों से, वो इतनी हद तक डेंजरस होती हैं कि माय गॉड, वो तो बिल्कुल एक नावल सा लगने लग जाता है, किसी फिल्म की कहानी लगती है, बिकॉज़ बच्चों को बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा, पहले ऐसे हुआ करता, जैसे आपने हॉरर का नाम लिया, कि हम हॉरर से डरा करते थे बिकॉज दैट वाज समथिंग हॉरर। अब तो बच्चे ऐसी फिल्में चस्के लेते हैं, बिल्कुल वो देख रहे होते हैं। माँ को वो होता है ना, वो थोड़ी सी पिन कर देना, तीली लगा देना, मामा पुप्पो ने ऐसा कहा था, जी ऐसा ही है, और मामा फिर शुरू हो जाती है, बच्चे पीछे खी खी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चे वहाँ से होकर आते हैं तो मामा भी पूछती है कि तुमने खाया क्या था, यही पुप्पो ने क्या खाने को दिया था, अच्छा पुप्पो ने बैठने को कहा था, पुप्पो ने कहाँ पे बिठाया था, एसी चलाया था पुप्पो ने, या बाहर ही बिठा दिया था। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम खुद अपने बच्चों के ज़हनों में क्रिएट करते हैं। अक्सर हम देखते हैं, आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी शॉप में चले जाएं, हमारे पेरेंट्स ने बच्चों के ज़हन को इस हद तक ब्लॉक कर दिया है, एक ही जगह पर आपको बच्चों की बड़ी मोटिवेशनल किस्म की वो स्टोरीज बुक्स भी आपको नज़र आती हैं, मगर दूसरी साइड पे आपको बच्चों के गैजेट्स नज़र आते हैं। बच्चों के लिए अब तो ड्रोन्स भी आ चुके हैं मार्केट में कि बच्चे वो उड़ाते फिर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे गैजेट्स की तरफ चले जाएँ। हम क्यों बच्चों का फोकस बुक्स की तरफ नहीं कराते कि देखिए इसमें कितनी अच्छी स्टोरीज हैं, कितने अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स हैं, आपको ये पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये हमारे पेरेंट्स की कितनी बड़ी गलती है।
एग्जैक्टली जी, पेरेंट्स सारे दिन भर में वालदा जुनसी होती है, घर पर होती है, घर को संभाल रही होती है, बच्चों को संभाल रही होती है, वो इतनी फेडअप आ चुकी होती है कि उसके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। तो वो अपने आप को थोड़ा रिलीफ देने के लिए वो बच्चों को गैजेट्स में इन्वॉल्व करती है, और उनकी वो हैबिट हम ही होते हैं, हम ही बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों की ये हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं एक तरह से कि आपने गैजेट्स के इस्तेमाल उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हमने इसी हैबिट को ब्रेक करना, जैसे आपने बात की है मॉल्स में अगर हम लोग जाते हैं तो हम बुक्स वगैरह देखते हैं, हमने यही चीज़ शिफ्ट करनी है ग्रेजुअली कि जो बच्चा है गैजेट यूज़ कर रहा है उसको हमने शिफ्ट करना है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरह। लाइक कि बच्चा है, अगर उसको आप कोई टॉय खरीद के दे दे, आप उसको कॉमिक्स की तरफ लगाएं, आप उसको कोई बुक्स लेके दे, कोई गेम्स ऐसी लेके दे विच आर सोशल एंड एजुकेशनल नेचर। ठीक है, अगर आप बच्चों को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाए, पुट देम इनटू द डांस क्लासेस और द सिंगिंग क्लासेस, आप बच्चों को कोई स्विमिंग क्लासेस दें, बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखाइए, पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करवाइए, आप उनको स्केचेस बनवाइए, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों को टैकल नहीं कर सकते हैं, हमें तरीक़ेकार नहीं आते कि हमने अपने बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है। बच्चे को हम टैकल नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जान छुड़ाते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर सोशल मीडिया की चूंकि बात चल रही है, सोशल मीडिया बच्चे इस्तेमाल तो करते हैं मगर इस इस्तेमाल पर नजर रखना भी कितना जरूरी है। हमारे साथ तक साहब भी मौजूद रहेंगे, सादिया वाइन साहब भी मौजूद रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब आएंगे तो उन पेरेंट्स के मुतालिक बात करेंगे जो सोशल मीडिया तो उनके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं मगर वो खुद उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, नहीं रख रहे। ये एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारे नए और अच्छे गेस्ट भी हमारे साथ और मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। बच्चा चलना नहीं सीखता मगर लैपटॉप पे उंगलियां चलाना सीख लेता है। बच्चा खाने के लिए चम्मच उठाना सीखता नहीं है मगर फ़ोन उठाना अच्छे से वो जान लेता है। तो अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन पैदा करें, उनके लिए थोड़ी इंस्पिरेशन पैदा करें, कुछ ऐसे लोगों को उनके सामने लेकर आएँ जो वाकई उनके जहन पर कुछ असरात छोड़ें, कुछ पॉजिटिव असरात छोड़ें और बच्चे अपने मकासद को चूज़ कर लें। हमने बड़े बच्चों को देखा है, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, मैं नर्स या फिर कोई भी ज़िंदगी का शोबा हम अपने लिए चूज़ करते हैं मगर वो सिर्फ हमारे लिए शायद 2 महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है, फिर हम बच्चे की एक्टिविटी चेंज करा देते हैं, छोड़ो बेटे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर बच्चा दूसरी तरफ जाता है मगर हकीकी तौर पे हम उसको इंस्पायर नहीं होने देते किसी भी एक चीज़ से। तो इस वक्त चूँकि सादिया साहब भी हमारे साथ मौजूद है, अक्सर मालिक भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी एक नन्हे मुन्ने और बड़े क्यूट से प्रोफेसर से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद चूज़ कर लिया है, जिन्होंने वाकई अपने आप को कहीं पर खड़ा करने का सोच लिया है और वो ना सिर्फ अपने फेलोज़ बल्कि अपने से छोटे हों या फिर नौजवान हो, वो किसी कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो, लड़की हो या फिर वो यूनिवर्सिटी जाने वाला हो या फिर अपने घर बैठ के तमाम डिग्रियां लेने के बावजूद घर बैठा हो, तो उसके लिए बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन हम अपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप सबके लिए लेकर आए हैं। हम्माद साफ़ी हमारे साथ नन्हे प्रोफेसर हैं जो कि मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच हम्माद, बड़ा अच्छा लगा आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में देखकर और बड़ा अच्छा लगेगा उन तमाम लोगों को जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मकासद चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ उम्र बड़ी छोटी है हम्माद आपकी, बड़े क्यूट से हैं माशाल्लाह आप, मगर उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुझे एक मैच्योरिटी नज़र आ रही है, एक फोकस नज़र आ रहा है जो मुझे कभी किसी बच्चे के चेहरे पर नज़र नहीं आया इस उम्र के अंदर। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि आपने अपने लिए कोई मकसद चूज़ कर लिया इतनी सी एज में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं जब भी जिस भी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता हूँ तो मुझसे लोग सवाल ये ज़रूर पूछते हैं मेरी जर्नी के हवाले से कि मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की। क्योंकि हम एक बहुत ही एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट का। और मेरे फादर एक बिजनेसमैन है तो वो चाहते थे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूं और मैं कंप्यूटर की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उसको मैं सीखूं। तो इसके लिए मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में पेशावर में। वहाँ पर एक डिपार्टमेंट था सुपर किड प्रोग्राम के नाम से, तो वहाँ पर उसमें मैंने हिस्सा लिया क्योंकि स्कूल में तो वही
वन वे ट्रैफिक सिस्टम है, बच्चों का जो है इंटरेस्ट पे काम नहीं किया जाता, उनकी क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया जाता। लेकिन सुपर किड प्रोग्राम में मैंने क्रिएटिविटी देखी, वहाँ पर हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर काम हुआ, इथिक्स पे, मॉरल्स पे, इन टेबल मैनर्स पे, इन सारी चीज़ों के हवाले से काम हुआ हमें। और जो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे एक बुक दी थी, इकबाल दी पुरस्कार के नाम से। तो उस बुक को जब मैंने स्टडी किया, वो दैट वाज ऑल अबाउट अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड ऑल अबाउट पाकिस्तान एंड द मिरेकल ऑफ 21st सेंचुरी। तो उसको जब मैंने पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से, और मैंने उनके कलाम को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके कलाम को पढ़ना, उसको समझना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं, एक ऐसी चीज़ को आपकी टारगेट करते हैं, खुदी की बात करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जिसका इंसान ने कभी शायद नाम भी ना सुना हो। तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरी मदद की उसको पढ़ने में। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने फ़ैसला लिया दैट आई वांट टू बी अ लीडर, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटीज़ के ऊपर काम किया, अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम किया। और मैं ये हर एक बच्चे को ये पैगाम देता हूँ कि आप अपनी जो इनर पोटेंशियल्स है उसको देखो, और आपका जो इंटरेस्ट है आपका, उस इंटरेस्ट को बिल्ड करो अपने काम में, और अपने लिए इसी उम्र में टारगेट सेलेक्ट करो। तो मैंने अपने लिए इसी उम्र में एक विजन सेलेक्ट किया। दैट्स वेरी गुड टू हियर कि आपके मतलब माशाल्लाह से टीचर्स आपको बड़े अच्छे मिले। ये भी बड़ी एक नेमत होती है कि आपको अपने स्कूल में या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे टीचर्स अवेलेबल हों। अच्छा हमाद, आपने जैसे बताया आपके वालिद तो बिजनेसमैन, ही इज़ अ बिजनेसमैन, मामा सारा दिन किचन में होते हैं या कोई काम करती हैं, अगर वो दोनों मसरूफ़ रहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको झंझोड़ा? आपका नहीं दिल चाह रहा था कि गली मोहल्ले में जाएं, क्रिकेट खेलें बच्चों के साथ, लोगों के घरों के शीशे तोड़ दें, और या फिर भागम दौड़म करें, छुपा छुपाई करें, कुछ इस टाइप की गेम्स होती हैं, बच्चे बड़े शौक से करते हैं। तो मतलब ऐसा क्या था इन टीचर्स के मिलने से पहले? आपकी इंस्पिरेशन कौन था? आपके वालिद, आपकी वालिदा, किसने आपको पुश किया, नहीं हमाद यू आर समथिंग, आपको कुछ बनना है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि आपने जिस तरह कहा, अम्मी बिजी रहती है बिकॉज शी इज़ अ वाइफ, हाउस वाइफ, तो घर का ध्यान रखना पड़ता है। अब्बू और बड़े भाई जो हैं वो अपने बिजनेस में जो है वो काम में लगे रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया, वो उन्होंने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा। उन्होंने कहा आप अंग्रेज़ी सीखो तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप बहुत सारे एंगल्स को, बहुत सारे एवेन्यूज़ को ज़िंदगी में समझना शुरू कर सकेंगे। तो उसी वजह से मैं गया अंग्रेज़ी सीखने। लेकिन वहाँ पे जो है सुपर किड प्रोग्राम की मैंने बात की, तो वही से मैंने अपना वो स्टार्टअप लिया, राइट। क्यों मैंने अपने जो है काम करना शुरू किया, हम मेहनत करनी शुरू की। मुझे सिखाया गया कि मेहनत करोगे, कुर्बानी दोगे, तो इन चीज़ों के बगैर आप जो अपनी ज़िंदगी का जो मकासद है आगे नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल, जिस बच्चे को इतनी सी एज में इकबाल को पढ़ने का शौक हो जाए, उसकी खुदी को समझना शुरू कर दे, तो उसकी क्या ही बात है। मगर हमारे आपके दोस्त बोर नहीं होते? क्योंकि दोस्त तो सारा दिन कोशिश करते हैं, फ़ोन पे कुछ गेम्स होनी चाहिए, फेसबुक पे कुछ अकाउंट्स होने चाहिए, या फिर अपनी कोई मज़े मज़े की पिक्चर्स अपलोड होनी चाहिए, या फिर कोई फैशन होना चाहिए, कोई हीरोगिरी होनी चाहिए। कोई दोस्त बोर नहीं होते कि यार हमाद ये क्या है, या फिर अलग हो गए, दोस्तों ने छोड़ दिया कि भाई ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, हम इससे अलग हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो सुपर किड प्रोग्राम से ही बिलोंग करते हैं, और उन सबकी माइंडसेट जो है सेम है। जिस तरह मेरी माइंडसेट है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, वो बच्चे भी सीख रहे हैं। और दूसरी बात, मैं क्योंकि खेलने पर जो है थोड़ा बहुत फोकस करता हूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। सोशल मीडिया, फेसबुक और उसके हवाले से आपने बात की, तो मैं समझता हूँ ये वालिदैन को अपने बच्चों को इस चीज़ से साइड पर रखना चाहिए, यूज़ करना चाहिए बच्चों को, लेकिन उतना नहीं कि वो अपने मकसद से डिविएट हो। देखिए, आप इस दुनिया में हर एक चीज़ को आप नोटिस करें तो उसके दो रुख होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो जब टेक्नोलॉजी, जब सोशल मीडिया पाकिस्तान में आया, तो उसके पॉजिटिव रुख को हमने छोड़ा, उसके नेगेटिव साइड पे हम चले गए। तो उसने एक बहुत बड़ा डैमेज हमने ये दिया कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को, अपने भाई को या अपने अब्बू को, अपने वालिद को देखते हैं कि वो मोबाइल में लगे हैं, या तो फेसबुक पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्विटर पे जो है कुछ कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव हैं। तो वो बच्चे छोटी उम्र से ही अपने माँ बाप को देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उसी तरह का उनका कैरेक्टर बिल्ड होता है। देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी बात वो होती है कि वो अपने कैरेक्टर को सही बिल्ड कर सके, और एक कैरेक्टर बिल्ड
आपके मुआशरे से होता है, आपके इर्द गिर्द के माहौल से होता है। और एक बच्चा सीखता है ऑब्जर्वेशन से, वो अपने माहौल को ऑब्ज़र्व करता है। अगर वो देखता है कि मेरे अब्बू जो हैं, मेरे वालिद साहब, वो किसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं, उन्होंने साफ़ कपड़े पहने हैं, टोपी पहनी है, और वो जो है कुछ एक्शंस कर रहे हैं और फिर सजदे में जाते हैं, तो बच्चा, जो आपने छोटी उम्र के बच्चों को देखा होगा, वो उसी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर अब्बू जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वो भी उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो उसी तरह की एक्शंस करते हैं, बोल नहीं पाते लेकिन एक्शंस करते हैं। तो बच्चे जो है आजकल छोटी उम्र से ही माँ बाप को देखते हैं मोबाइल यूज़ करना। तो जिस तरह आपने पहले भी बात की कि बच्चे चम्मच तो नहीं उठा पाते, लेकिन मोबाइल उठाना, उसको यूज़ करना छोटी उम्र में ही सीख लेते हैं। मैंने पर्सनली बहुत बच्चों को देखा है कि वो मुझे ला के मोबाइल दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं और मुझे सिखाते हैं कि ऐसा होता है। सादिया साहब, मतलब आप चूंकि स्कूल प्रिंसिपल हैं, आप बेशबहा बच्चों को रोज़ाना देखती हैं। कई बच्चे आपके स्कूल से बनकर निकलते हैं, कई बच्चे डेली नए आते हैं और आप उनको देख रही होती हैं, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग देख रही होती हैं। हम्माद को देख के आपको क्या लगता है, किसने ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है इसकी तरबियत में? क्योंकि वो इंग्लिश सीखने से पहले अपने घर के माहौल के अंदर था, गली मोहल्ले के माहौल के अंदर था, अपने वालिद को देख रहा था, अपनी वालदा को देख रहा था। तो एक कैरेक्टर बिल्डिंग उसकी उस एजुकेशन से पहले हो चुकी हुई थी, इंग्लिश कोर्स से पहले हो चुकी हुई थी। तो ऐसे बच्चे हमें अपनी सोसाइटी में मज़ीद क्यों नहीं नज़र आते? इस तरह के बच्चे हमें कम नज़र आएंगे। हमाद को ऐसी एनवायरनमेंट मिली, जैसे उसने खुद कहा कि सुपर किड जो भी था, उसको एक ऐसी एनवायरनमेंट मिली जहाँ पे सारे के सारे एक बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो भी उसी ट्रेन में सवार हो गया जहाँ पे सारे ही पैसेंजर्स पॉजिटिव थे और नेगेटिविटी उनके पास नहीं थी। एनवायरनमेंट ने उनको इसमें हर वो चीज़ इसके अंदर डाल दी इस बच्चे के अंदर, जो कि ज़ाहिर है 40 या 30 के बाद आनी चाहिए। ये बहुत ही जल्दी छोटी उम्र में आ गई, हमें नजर आ रही है। माशाल्लाह से मैं बड़ी मुतासिर हो रही हूँ कि हमाद इस हद तक खूबसूरत बात कर रहा है, और हमारी सोसाइटी में ऐसे और भी बहुत सारे हमाद साफ़ी हमें नज़र आने चाहिए जो इस सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, जो अच्छी बात कर सके, बिल्डिंग कर सके। अक्सर अभी जिस तरह से आप चूँकि हमाद के साथ बैठ रही हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कितनी खूबसूरत बातें हमाद कर रहा है, मगर सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल है, जिस तरह से हमाद ने कहा कि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि ये टैबलेट्स है, ये इस तरह से चीज़ें, इसको इस तरह से मैनेज करते हैं। हमाद को नहीं पता होता क्योंकि उसका अपना सारा फोकस अपनी स्टडी की तरफ है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ है, अपने एक मकसद की तरफ है। तो इस तरह के बच्चे जो बेजा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, उनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है, बच्चे ने तो बहुत अच्छी बात की है। मैं ये कहूँगी कि जब वालिदैन को पता चल जाता है कि उनके बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, वो चीज़ों का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो आपको टाइम आ गया है कि अब आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्ट्रिक्ट एंड केयरफुल, ठीक है, तो आप क्या होगा, हेल इज़ कमिंग। तो इट इज़ नॉट प्रेटी एट ऑल, तो प्रिवेंट इट। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक क्लियर करें, कुछ रूल्स हैं उनको क्लियर करें, डिफ़ाइन करें। अगर बच्चा छोटी एज का है, ठीक है, तो आप बच्चे के जो स्क्रीन टाइम है उसको जो डिफ़ाइन करें 1 से 2 घंटे का टाइम, एंड इफ़ द चाइल्ड गेट्स ओल्डर तो आप बच्चे में 2 से 3 घंटे का टाइम फिक्स कर दें। आप वो, ये एक जनरल चीज़ मैंने डिफ़ाइन किया है। ये अब आप स्क्रीन टाइम बच्चों का जो होता है वो आपके सामने आप देखिए कि बच्चा क्या देख रहा है। हो सकता है बच्चा कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा हो, बच्चा कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हो, ठीक है। ये एक जनरल सी बात है कि आपने अपने बच्चे को अगर कुछ दिया तो उसके ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर नज़र रखना भी आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि आपने बच्चे के हाथ में एक मशीन दे दी हुई है, वो उस मशीन को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे से कॉलर हैं बहावलपुर से यशवीन, उनसे बात करते हैं। जी यशवीन, क्या बात करेंगे आप? जी मैं ये पूछना, आप सरवत वलीम साहब बात कर रही हैं? जी मैं सरवत बात कर रही हूँ। यशवीन, आप बात कीजिए। मैं ये पूछना चाहता था कि आजकल के मतलब दौर में हम पढ़ाई, ठीक है यशवीन, अभी जो है आपकी आवाज़ हमारे तक क्लियर नहीं आ रही। अपना टीवी का नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें, अपने टीवी के वॉल्यूम को लो करके हमसे बात करें, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए बात करना। इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल और सोशल मीडिया के हवाले से बात चली है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, समीर अहमद खान। समीर, आपको भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम वेलकम करेंगे।
सबसे पहली बात जो हम करते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, बच्चे आजकल हमें बुक्स से ज़्यादा, किसी भी हेल्दी एक्टिविटीज़, किसी भी प्रोडक्टिव चीज़ से ज़्यादा हमें सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आते हैं। उनके अकाउंट्स हमें बेशबहा नज़र आते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, उनकी हिस्ट्री में चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल रही होती हैं। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले हमें ये बताएं कि बच्चे सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कंटेंट होता है जिसको निकाल रहे होते हैं और शौक से देख रहे होते हैं? बच्चों को मसला ये है कि बच्चे जो भी देखना चाहते हैं, जो भी सोशल मीडिया फीड पे आता है ना, बच्चे उसको देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इसमें कोई उनकी बेसिकली फेसबुक को हम समझते हैं, जो सोशल मीडिया बेसिकली फेसबुक पॉपुलर है, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि एक हाईवे है, ठीक है, बंदे गाड़ी जा रही है, जो भी बोर्ड नज़र आ जाएगा बच्चा उसको देख के कंज्यूम करने लगेगा कंटेंट। कभी इसमें अच्छा कंटेंट आता है, कभी कंफ्यूजिंग आता है, कभी फड्डा आता है। जैसे अब गाड़ी चलाने कुछ भी आपने देख लिया, तो बेसिकली कंटेंट की जो क्यूरेशन है ये फेसबुक में कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है, तो बच्चा कुछ भी देख रहा होता है। अब जब से माँ बाप फेसबुक पे आ गए, थोड़े से मैच्योर हो गए, फेसबुक पे आ गए, तो बच्चों ने फेसबुक छोड़ दिया है। अब बच्चे चले गए टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, नई सोशल प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जहाँ पे बच्चे वहाँ चले गए। अब जहाँ पे पेरेंट्स वहाँ पे आ जाएंगे तो बच्चे उसको फीड कर देंगे। तो ये एक डिस्कनेक्शन है बच्चों को और माँ बाप का। ये सोशल मीडिया का आप कह सकते हैं कसूर है, लेकिन ये एक डिस्कनेक्ट बच्चों और माँ बाप का है। तो बेसिकली अगर माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चा कहीं और जाएगा। बहुत सारे इसके पॉजिटिव कॉजेज़ भी हैं सोशल मीडिया के। जो बच्चे कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो अच्छा भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे किक स्टार्टर कैंपेन्स करे हैं लोगों की मदद करने के लिए। उन्होंने रेसिज्म के ऊपर आवाज़ उठाई है बच्चों ने यूएस के अंदर जो गन वायलेशन था उसके ऊपर उन्होंने पूरी कैंपेन रन करी है। तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है ना घर से, जो बेस से स्टार्ट होता है, वो बड़ा मैटर करता है इन सब उसके ऊपर। लेकिन समीर, हम देखते हैं कि आपने जिस तरह से कहा, बहुत सारी इकसाम है कंटेंट की जो हमें मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर मिलती हैं। अब बच्चे बहुत सारी चीज़ें ख़ुद भी सर्च करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो, वो गूगल पे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शायद फैमिली में बैठ के देखना नहीं चाहते या पसंद नहीं करते, या हम अवॉइड करते हैं, और बच्चे कहीं से सुन आते हैं, उस चीज़ को भी फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। सोशल मीडिया में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वीडियोज़ आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं, और बच्चे उस चीज़ को देखते भी हैं, उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी होते हैं। सही कह रही हैं आप, लेकिन इसका ये जो चीज़ है देखने, कंटेंट कंज्यूम करना, ये कोई बच्चे के एक तो होता है बच्चा सर्च करना चाह रहा है, ये इंटेंट है उसकी। अब वो उसने दोस्तों में सुना, कहाँ पे सुना, उसको पता है, बेसिकली उसको पता है उसको क्या सर्च करना है, ठीक है। इस पे तो कंट्रोल बेसिकली उसकी सराउंडिंग का है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ जो कि सही नहीं है, तो बेसिकली मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या सर्च करना है, ठीक है। एक इंटेंटेड है, एक होता है अनइंटेंशनल, कि मैंने ऐसी फेसबुक खोला, मैं कहा चलो देखता हूँ हो क्या रहा है, और फिर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल पे नज़र नहीं रख रही कि मेरे किस तरह के दोस्त ऐड कर रहे हैं, क्या क्या शेयर कर रहे हैं। तो अनइंटेंशनल जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो अच्छा बच्चा भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो अनइंटेंशनल है। उसने बस खाली स्क्रॉल कर रहा है और उसने कोई ऐसी वीडियो देख ली जो उसने और क्या यार मैं उसको और रिसर्च करता हूँ होता क्या, हालांकि उसके लिए सही नहीं होता वो। तो ये इंटेंशनल तो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि माँ बाप को चाहिए कि देखे। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे उनके माँ बाप देखते हैं कौन कौन के दोस्त ऐड हुए हुए हैं, किस किस से बात करते हैं, और रिलेशन इतना अच्छा होता है कि बच्चे शेयर करते हैं हर चीज़ की। अब उसने मुझे ऐड किया, मैं ऐड करूँ नहीं करूँ, ये देखिए इसने मुझे ऐड किया, ये कोई अंकल ने मुझे ऐड किया है, इन अंकल को ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये जब स्ट्रॉन्ग होती है, जब ओपन कम्युनिकेशन होती है, तो बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो इंटेंडेड सर्च है, जो बच्चे को पता है क्या सर्च करना है, वो तो ख़तरनाक है। उस पर तो माँ बाप को प्रायोरिटी, ये जो प्राइवेसी चेक्स लगाने चाहिए जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, कि मेरा बच्चा इस प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा तो इसकी एज 18 से छोटी है, तो उसको उस तरह वो खुद प्लेटफॉर्म कंटेंट नहीं दिखाएगा। तो ये माँ बाप को चाहिए प्राइवेसी रूल्स लगाएं। गूगल सर्च के ऊपर भी होता है, यूट्यूब के ऊपर होता है, लेकिन माँ बाप को इसका आगा नहीं है इसके ऊपर कि आप इस तरह के चेक्स लगा सकते हैं कि आपका बच्चा है वो इस्तेमाल करेगा। मजे की बात है समीर के पेरेंट्स आगा नहीं है, मगर बच्चों को पता है कि हमने अगर अकाउंट बनाना है तो हमने प्राइवेसी अपनी कहाँ पर लगानी है, और हमने किस तरह से पासवर्ड अपना लगा के फौरन चेंज कर लेना है। हमारे साथ एक कॉलर है ताहिर हुसैन, उनसे बात कर लेते हैं। जी ताहिर, क्या बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपके जो अब ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, जी जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मैं आप लोग कुछ बताने चाहता हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ ताहिर।
जी मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप जो प्रोग्राम करते हैं इसमें अगर आप हमारी कौमी ज़बान के हवाले से अगर आप कोई प्रोग्राम करें उसमें उर्दू के बारे में, जो लोग उर्दू के बजाय अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, आप लोग को चाहिए कि अपनी कौमी ज़बान की तरफ कोई कदम उठाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तहरीकों में काम कर रहे हैं, उर्दू के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन टीवी में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें हमारी कौमी ज़बान के हवाले से कोई बात की जा रही हो। मेरी उम्र इतनी नहीं, लेकिन बात मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप मुझ पे हंसेंगे। मुझे ताहिर थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मुल्क में हमाद साफ़ी सिर्फ एक नहीं है, कई बच्चे हमाद साफ़ी बन सकते हैं। आपकी भी एज, मुझे आपकी आवाज़ सुन के लग रहा है बहुत छोटी सी एज से आपका ताल्लुक है, और माशाल्लाह कितनी प्यारी आपने बात की है। इंशाल्लाह ताला इससे मुतालिक मज़ीद भी बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अब्बास साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अब्बास साहब, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सलाम टू योर प्रिंसिपल साहिबा मिस सादिया, ठीक है। और सेकंड ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल आई एग्री जो वो कह रही हैं। द थिंग इज कि आप बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी दो ना। बच्चे सोशल मीडिया पे इसलिए जा रहे हैं कि आपने प्लेग्राउंड तो बनाया हुआ नहीं है, आपने कंस्ट्रक्शन करके अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना के, तो आप बच्चों को कोई प्लेग्राउंड बताओ ना। कौन सी सोसाइटी में प्लेग्राउंड्स बने हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं? सेकेंड थिंग इज कि आप काइंडली वो स्वीडन का एजुकेशन मॉडल पढ़ें, ठीक है, जिनकी लिटरेसी रेट इज 99 अबव परसेंटेज, ठीक है। उसको आप देखें कि उनकी लिटरेसी रेट इतना ऊपर क्यों है? बिकॉज वहां पे 7 साल तक बच्चा स्कूल में नहीं जाता, ठीक है। आपके इस्लाम में भी ये कहा गया है कि यार 6-7 साल तक आपका बच्चा बादशाह है और आप गुलाम हो। अबव 7 years देन यू ग्रूम हिम, ठीक है। फिर आप उसे स्कूल छोड़ के भी आते हो, फिर आप उसको प्लेग्राउंड में भी लेके जाते हो और आप बाहर बैठ के देख रहे होते हो कि वो क्या खेल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम दीज डेज, ठीक है। बच्चों को बजाय इसके कि आप प्लेग्राउंड लेके जाओ, आप उनको मोबाइल लेके दे देते हो कि चलो यार इसमें गेम्स खेल लो, ठीक है, प्ले स्टेशन ले देते हो। तो बेसिकली आपको अपना एजुकेशन मॉडल रिवाइव करना है, ठीक है। आपका बड़ा बहुत ही अजीब पुराना एजुकेशन मॉडल है, ठीक है। एक पुराना पिटा एक मॉडल है, वही लेकर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच अब्बास, आपने बड़ी अच्छी बात की। सादिया साहिबा, अब्बास साहब ने बात की 100% हम उनसे मुत्तफिक हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्राउंड तो ख़त्म हो गए कंस्ट्रक्शन की वजह से। हमारे ग्राउंड्स में अब खेलने के लिए नहीं, कूड़ा फेंकने के लिए जगह होती हैं। हमारे ग्राउंड्स तो आप लोगों ने सबने अपने घर का कूड़ा उठा के आप कचरा कुंडी बना देते हो, तो बच्चा ग्राउंड में क्या खेलने जाएगा? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अब्बास जो कह रहे थे कि जी ग्राउंड्स नहीं हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि 7 पुराना मॉडल हम लेके आ रहे हैं। ओके फाइन, आई एम रेडी कि हम नया मॉडल एक बना लें एजुकेशन का। सबसे प्यारी बात जो कही आपने वो मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वहाँ पे 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता। आई विल बी द फर्स्ट वन जो इस बैंड वैगन में सबसे पहले आएगा कि हाँ ना भेजो 7 साल तक। लेकिन 7 साल तक अगर तुम लोग घर में रख रहे हो तो क्या वो कर रहे हो? वो स्कूल ही नहीं आएगा। वो स्कूल नहीं आएगा तो क्या आप उसको वो तमाम तवज्जो, मोहब्बत, अखलाकियात ग्राउंड में लेके जा रहे हैं? क्या आप उनको कुछ सिखा रहे हैं? आप सब ने देखी होगी, एक बहुत खूबसूरत कार्टून मूवी बनी थी लायन किंग के नाम से। उसमें मोटिवेटेड किस्म का एक मैसेज था कि जब तक वो स्वीट सिम्बा जो था वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों में रहता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कि वो शेर है, वो उस तरह का ही बन जाता है क्योंकि माहौल ऐसा था। जब तक उसको बताया नहीं जाता कि हेलो डार्लिंग तुम शेर हो, कम आउट ऑफ इट, एंड आप बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप जो आपसे एक हिस्सा दुनिया का जा चुका हुआ है आप उसको वापस लेकर आ सकते हैं। तो जम करें जी, 7 साल तक बच्चा घर रखें और उसको वो तमाम चीज़ें मुहैया करें। लास्टली बिल्कुल हमाद, एक मोटिवेशनल आपका हमें चाहिए मैसेज उन तमाम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज अपना कन्वे करेंगे आप? देखिए, मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आपका, जिस तरह मैंने बात की, आपका बच्चा आपको देखकर कॉपी करने की कोशिश करता है, तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे के इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें वो बच्चा आपको भी देखे, अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के ऊपर नजर रखें, देखें वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो मच हमारे साफी नन्हे प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, सादिया माई साहब आप हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू अक्सा मलिक आप हमारे साथ मौजूद थी, एंड समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। फौरी तौर पर एक छोटी सी ब्रेक चलते चलते वापस इस पर बात करेंगे।
बच्चे चूँकि मन के सच्चे होते हैं और बच्चे के अंदर जो बात होती है वही ज़ुबान पर आ जाती है और वो बच्चे कह भी देते हैं बिना डरे बिना धमके कुछ भी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स को उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ता है जब वालिदैन कुछ बात कर रहे होते हैं, बच्चे जवाब में कुछ बात कर देते हैं। तो बच्चे और पेरेंट्स का आपस में कितना गैप आ चुका है, कम्युनिकेशन गैप कितना आ चुका हुआ है, पेरेंट्स अपने बच्चों से कितने दूर हो चुके हैं, या पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे को पैदा करना सिर्फ काम होता है, उसकी साइकी को समझना, उसकी नफ्सियात को समझना कोई बड़ी बात नहीं होती, बच्चा खुद ही पल जाता है, बढ़ जाता है, देख लेता है, पढ़ लेता है। मगर जब चूँकि हम बात कर रहे हैं गैजेट्स की भी, सोशल मीडिया की भी, कि सारे सिचुएशन में बच्चे आपके अपने पेरेंट्स से दूर हो चुके हैं। वाले सारा दिन काम करते हैं, मामा सारा दिन किचन में होती हैं, या वो भी एक जॉब करने वाली खातून होती हैं। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की नफ्सियात कितनी चेंज हो चुकी होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना दूर हो चुके होते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास एक फैमिली मौजूद है यहाँ पर, उनको वेलकम करेंगे। ये वालिदैन हैं और इनका बेटा है हमारे साथ अबू बकर, वो भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हमने कुछ अहम और बड़े दिलचस्प किस्म के क्वेश्चन किए अबू बकर से, तो अबू बकर ने उसके तो हमें जवाब दिए जो कि हम जानते हैं मगर उनके पेरेंट्स नहीं जानते कि अबू बकर से क्या क्वेश्चन हुए और उनके हमें क्या जवाबात मिले। बड़ी दिलचस्प। चलिए मैं दिखा देती हूँ, ये एक शरारती सा बच्चा मेरे साथ सेट पे, अबू बकर बैठ जाएं। ये अबू बकर हमारे साथ हैं। हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि बच्चे जब पेरेंट्स के सामने होते हैं तो वो बेचारे थोड़ा सा डर जाते हैं कि घर जाके मामा कहीं डांट ना दे, बाबा कहते हैं कि खिलौने नहीं लेके दूंगा अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि पहले से कुछ हल्का फुल्का रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो लेट्स सी, आज प्ले करते हैं गेम, एक दिलचस्प सी सिचुएशन पैदा करते हैं उन पेरेंट्स के लिए जो खुद तो जॉब करते हैं, लेकिन लेट्स सी कि वो अपने बच्चों के कितना करीब होते हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अबू बकर हमारे सामने है, ये टीवी स्क्रीन पर भी आपको अबू बकर नज़र आ रहा होगा। ये हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम अबू बकर से मिली इनके घर जाकर और कुछ बड़ी मज़े की बातें हुई अबू बकर से, जिसके उसने बड़े मज़े से जवाब दिए। तो उनके पेरेंट्स चूँकि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो अभी जान लेते हैं कि अबू बकर अपने पेरेंट्स के कितना करीब है या इसके पेरेंट्स इसको कितना जानते हैं। तो चलिए पहले अबू बकर के वालिद से शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अबू बकर अभी स्कूल गोइंग हो गया हुआ है, स्कूल जाना शुरू हो चुका हुआ है? स्कूल गोइंग। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसको स्कूल जाते हुए? इसको अबाउट 1 ईयर हो गया। आप मुझे बताएं कि अबू बकर को स्कूल छोड़ने कौन जाता है? मोस्टली तो मैं ही जाता हूँ। अच्छा, आप ही जाते हैं अबू बकर को छोड़ने के लिए। तो अभी वालिदा से भी पूछ लेते हैं, आप बच्चों का अक्सर ये एफिलिएशन होती है कि वो अपने बेटे को खुद छोड़ने जाती हैं, अपनी बेटी को खुद छोड़ने जाती हैं, तो आप छोड़ने जाती हैं या? मोस्टली इनके फादर ही जाते हैं एंड समटाइम्स मैं भी चली जाती हूँ। अच्छा। फिर मैं ऐसे पिक करने चली जाती हूँ, अक्सर ड्रॉप फादर ही करते हैं लेकिन पिक मैं कर लेती हूँ। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप चूज की हुई है कि आप ड्रॉप करेंगे मैं पिक कर लूँगी। तो लेट्स सी, अबू बकर से हमने जब ये क्वेश्चन किया कि अबू बकर आप स्कूल चूँकि जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ने को जाता है, तो अबू बकर ने क्या हमें जवाब दिया था वो पहले आपको सुना देते हैं। मामा बाबा छोड़ने जाते ना। मामा बाबा दोनों ही छोड़ने जाते हैं। चलिए मैं ये जवाब कुछ हद तक दुरुस्त मान लेती हूँ क्योंकि हालांकि यहाँ पर तो पिक एंड ड्रॉप चूज़ की हुई है कि कौन छोड़ने जाएगा कौन पिक करने के लिए जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, बच्चे होते हैं आजकल हम देखते हैं बच्चों को गैजेट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा आदत है, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा आदत है और कोशिश करते हैं पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बच्चों को गैजेट्स वगैरह दे दिए जाए। खिलौने आप बच्चों को देते हैं या गैजेट्स वगैरह आप प्रेफर करते हैं बच्चों को फ़ोन वगैरह दिया जाए? नहीं, हम प्रेफर करते हैं कि टॉयज़ ही दें। गैजेट से मैं खुद अगेंस्ट हूँ क्योंकि एक तो वैसे आई साइट भी वीक हो जाती है और वैसे बच्चे सारा दिन फिर गैजेट्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, तो टॉयज़ की ज़्यादा होती है कि टॉयज़ के साथ प्रेफर। मैं थोड़ा सा ये हूँ कि मैं कहता हूँ कि बच्चे को जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी आए ना उसके अंदर, वो थ्रू गैजेट्स आ जाए, थ्रू टॉयज़ आ जाए, दोनों चीज़ों से क्रिएटिविटी के ऊपर मेरा जो थोड़ा सा ना अपने पर्सनल बच्चे के ऊपर क्रिएटिविटी में है कि अबू बकर को फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करने दिया जाए। जी, फ़ोन इस्तेमाल करने दिया जाए, उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके सामने रखे जाए। अच्छा ठीक है, अबू बकर बैठ जाए। अगर आप बैठेंगे नहीं तो हम बात कैसे करेंगे आपके पेरेंट्स से? अबू बकर को अगर चले खिलौने लाने की बारी आती है तो आप मुझे बताएं कि इसको खिलौने कौन ला कर देता है? खिलौने तो मोस्टली मैं ही ला के देता हूँ। आप ही ला कर देते हैं सारे खिलौने? और अगर मामा से पूछे तो मामा क्या कहेंगी, खिलौने भी आप ला के देते हैं? ज़्यादातर बाबा ही लेके आते हैं। अच्छा, अगर मेरे साथ जाए मार्केट तो फिर मैं भी इसे ले देती हूँ। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ज़्यादातर बाबा ही खिलौने ला कर देते हैं अबू बकर को। मगर जब अबू बकर को खिलौने मिलते हैं और उनसे पूछा जाए कि अबू बकर आपको खिलौने कौन ला कर देता है, तो अबू बकर इस पर क्या जवाब देता है वो भी आपको सुनाते हैं। मम्मा बाबू जी लेके देते हैं।
चलिए जी, अबू बकर ने भी इस चीज़ को पॉजिटिव कर दिया है। मम्मा पापा जो है वो दोनों ही खिलौने ला कर देते हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर अबू बकर के अपने पेरेंट्स के साथ साइकी कहीं ना कहीं मैच कर रही है, कहीं ना कहीं वो इनको हिंट देता जा रहा है और ये लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब स्कूल की बारी चूंकि आती है तो बच्चे को ढेर सारा काम भी मिलता है, वो रिटर्न वर्क भी हो सकता है, या बच्चे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने के लिए भी, जब हम स्कूल गोइंग बच्चा होता है तो उसको रिटर्न वर्क तो इतना अच्छा आता नहीं है, तो इसलिए बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पोएम्स दे रहे होते हैं कि आपने ये याद करनी है। जब अबू बकर को होमवर्क मिलता है, वो पोएम की शक्ल में हो सकता है, वो सॉन्ग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कलर वगैरह भी हो सकता है कि फ्रूट्स कलर्स भी हो सकते हैं, होमवर्क दोनों में से कौन कराता है? वैसे आप कब वापस आते हैं, जॉब करते हैं तो रात को? मेरा तो काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, अबाउट 8:30 9 तक। हाँ। तो जो 99% जो होमवर्क होता है वो तो मम्मा ही करवाती हैं। मम्मा कराती हैं, मम्मा ही कराती हैं। तो चले मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ कि अगर अबू बकर के होमवर्क की बारी आती है तो मम्मा पापा में से होमवर्क कराता कौन है? होमवर्क मम्मा मम्मा कराती है। होमवर्क तो मम्मा कराती है, मम्मा तो कभी कभी कराती है। अबू बकर आपने देखा सुना है ना, आपने खुद कहा कि मुझे बाबा कराते हैं, अब आप कह रहे हो मम्मा कराती हैं आपको होमवर्क। मुझे बाबा तो मम्मा तो कराती है ना, लेकिन तो है। आप तो वहाँ पे हमें बता रहे हो कि बाबा कराते हैं, इसमें बोलना है आपने। हाँ, इसमें बोले। अभी आप वहाँ मेरे मम्मा बाबा मारते हैं और मुझे कोई भी नहीं छोड़ता, और अगर मुझे कोई भी टॉय देता है, कोई स्कूटी देता है ना, मुझे मामा एक्सबॉक्स लेके देती है। अबू बकर आप मेरे पास यहाँ पे आएंगे, इधर आए मेरे पास आके आप बात करेंगे। माइक आप ज़रा मुझे दें, इधर आ जाओ। अच्छा जी, अबू बकर चूँकि मेरे साथ है तो आप तो वहाँ पे हमें कह रहे हो कि बाबा आपको होमवर्क कराते हैं, यहाँ पे आप कह रहे हो मामा कराती हैं। कौन कराता है? बाबा। बाबा कराते हैं। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे मामा कराते हैं। मैं मुझे मम्मा भी कराती हैं। मारता कौन है आपको? बाबा। बाबा बाबा मारते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए। मम्मा बचाती हैं आपको कि नहीं बचाती? नहीं बचाती। ओए, मम्मा वॉशरूम चली जाती है, वो जो बाबा तो मारते जाते हैं। मम्मा जानबूझ के वॉशरूम चली जाती हैं? हाय, बाबा मतलब हाथों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं, कैसे मारते हैं? से मुझे स्लैब मारता है। ओए, सीधा स्लैब आता है? इस साइड पे आता है, इस साइड पे आता है? इस साइड पे अक्सर इस पे पड़ता है? जी। डेली मारते हैं बाबा? ओए, मामा डेली वॉशरूम चली जाती हैं उस वक्त? ओए होए होए होए। मामा बताएं, आप बच्चे को बचाती क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। बच्चा मुझे बता रहा है कि अब डेली बाबा मारते हैं और डेली मामा मार के वक्त वॉशरूम भाग जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार ही से मार पड़ती है बाबा से। हाँ। तो वो फिर मैं ऐसे बचा लेती हूँ। आप जब टॉयज से खेलते हो अबू बकर, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन कहता है नहीं खेलना बस? ये बाबा। बाबा जालिम है आपके? ओए होए। तो मामा कहती नहीं है खेलने दो मेरे बेटे को? नहीं कहती। मामा पापा से डरती हैं? से मुझे कहती है आप चलो आप स्टडी करो। अब स्टडी करो? तो आप स्टडी नहीं करते जब आप खेलते हो? स्टडी करके नहीं खेलते? स्टडी करते खेलता हूँ, लेकिन मम्मा मुझे मारती हैं। मामा भी मारती हैं? हाँ। दोनों ही जुल्म करते हैं आपके ऊपर? जी। अच्छा, तो आप किसी को बताते नहीं हो मम्मा पापा मुझे बहुत मारते हैं? बताता हूँ। किसको? भैया को। भैया को बताते हो? भैया आपसे बड़े हैं छोटे हैं? बड़े भैया हैं। बड़े भैया हैं आपके? तो वो क्या कहते हैं फिर आपको? कहते हैं कि आप गंदे बॉय। अच्छा, वैसे चलिए आपके भैया, इनसे पूछ लेते हैं आप मामा बाबा से, इनके कितने भैया हैं अबू बकर के? इनका कोई भाई नहीं है, वो बेसिकली कजन्स हैं। अच्छा, वो 3 हैं। अच्छा, उनको भैया कहते हैं? उन्हें भैया कहते हैं। तो भैया आपको बचाने के लिए नहीं आते कि अबू बकर को मत मारो? मुझे मम्मा मारती है, बाप तो ऑफिस चले जाते, मुझे भैया मामा को कहते हैं अच्छा बस करो उसको ना मारो। अच्छा, ये कहते हैं? तो बाबा जब ऑफिस से आते हैं, बाबा तब आके अपनी बारी पूरी करते हैं मारने की आपको? नहीं, मुझे आके नहीं मारते। हाँ, जाते हुए मारते हैं। न्यूज़ देखते साथ साथ खाना खाते हैं। अच्छा, बाबा न्यूज़ देखते हैं साथ साथ खाना खाते हैं, और आपको स्लैप कब करते हैं? कब, किस टाइम पे आपको मारते हैं इस गाल के ऊपर? इस टाइम जब दूसरे घर पे था ना, जेम ब्राउन, हमारा न्यू घर हो गया माशाल्लाह वाला। अच्छा, तो वो नया घर है, उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है आपके? जी। अच्छा, आपको अच्छा लगता है अपना नया घर? जी। तो अब नए घर में जब से आए तब से बाबा आपको मारते हैं? तो मामा वॉशरूम चली जाती हैं?
अक्सर ऐसा होता है? जी अक्सर ऐसे होता है, अगर मैं मार जाता हूँ ना साइकिल चलाने, हाँ। तो ना मुझे कहता है चलो अब गिरा दो। अच्छा, बाबा कहते हैं अब लेटो, अब लेटो? नहीं, मुझे बाबा कहते हैं कि मैं अब साइकिल से गिर जाओ। बाबा ने मुझे गिरा दिया। बाबा ने खुद ही गिरा दिया? चोट कहाँ लगी थी आपके? चोट मुझे एल्बो पे लगाई थी। एल्बो पे लगी थी, फिर बाबा ने यहाँ पे कुछ लगाया था आपके कि नहीं लगाया था? कहा था भाग जाओ? ट्रैफिक की इतनी भाग थी, फिर मैं गिर भी गया। गिर भी गए और बाबा ने बचाया भी नहीं आपको? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब आप देखो बाबा आपको अक्सर मारते हैं, आप बताते हो, मामा अक्सर वॉशरूम चली जाती हैं जी, तो दोनों में से फेवरेट कौन है? कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? किससे आपका ज़्यादा प्यार है? मेरे अपने बाबा से। अच्छा, बाबा तो मारते हैं आपको? नहीं, मुझे मम्मा से लव होता है। मम्मा से लव है आपको? तो मम्मा कौन सा आपको बचाती हैं? मुझे मम्मा ना, अगर मुझे बाबा मारे साथ में मम्मा बचा देती है। अब तो बस वन टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। मुझे बस इतना बताएं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड रामदीन है। रामदीन कौन है? स्कूल का नेम है। बॉयज का नेम होता है। तो इसलिए कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इनसे प्यार कीजिए और इनको वक्त दीजिए, भरपूर वक्त दीजिए। ऐसा ना हो किसी दिन अबू बकर की जगह हमारे पास आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो और आपको सुक्की का सामना करना पड़े। ऐसा ना हो कि बाबा मारते और मामा वॉशरूम में चली जाती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको अबू बकर कैसा लगा और अबू बकर के साथ होने वाली क्वेश्चनिंग आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।